नमस्कार, आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक जो पढ़ रहे थे वाइट ब्लड सेल्स WBC, उसका इंट्रोडक्शन और वेरिएशन हम लोगों ने देखा था, नंबर काउंट देखा था। आज हम देखेंगे कि WBC बनता कैसे है और जो उसके कंपोनेंट हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज हम उसके कार्य करने के तरीके को, हाउ इट एबल टू डिफेंस आवर बॉडी अगेंस्ट द पैथोलॉजिकल कंडीशन, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है और हेलमिंथीज वगैरह हैं, तो हम उनका बेसिक फंक्शन अगर हम समझ जाएंगे तो इम्यूनिटी जो है हमारा आगे का लेक्चर जो आने वाला है उसका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। इसलिए आज हम पांचों जो उसके कैरेक्टर हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, ये मीन्स न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, उन सब के फंक्शन को देखेंगे, काम कैसे करते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि आखिर वह WBC का ओरिजिन कैसे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोएसिस। तो ये बेसिक पहले हम देख लेते हैं, फिर आगे उसके फंक्शन में देखेंगे। ये हमको पता था कि यह जो भी बनता है, इरिथ्रोपोएसिस पढ़ाते समय मैं आपको बताया था कि ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से बनते हैं। स्टेम सेल प्रिकर्सर होते हैं, उनसे आपके सारे जो हैं ब्लड सेल्स की निर्माण होता है। तो ये जनरली होते कहाँ हैं? होते हैं ये बोन मैरो में इन जनरल पाए जाते हैं। तो बोन मैरो में लगभग जो 25% पार्ट है वो इरिथ्रोपोएसिस, और जो आपका 75% जो पोर्शन है वह ल्यूकोपोएसिस में हेल्प करता है। उसका रीजन भी डिस्कस हुआ था, क्योंकि RBC की लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है 120 डेज का, इसलिए उसको ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आल्दो इसकी संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन WBC का प्रॉब्लम यह है कि इसकी संख्या भी कम है और लाइफ स्पेन भी कम है। तो ऐसे में क्या होगा कि लगभग बोन मैरो का 75% जो पोर्शन है वह WBC प्रोडक्शन या ल्यूकोपोएसिस जिसको हम बोलते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। ल्यूकोपोएसिस इज द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। ल्यूकोस मीन्स क्या होता है, वाइट होता है, साइट मतलब सेल होता है। ये WBC के लिए हम एक शब्द को यूज करते हैं। आप देखिए सबसे पहले कहाँ से बनता है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक, ये स्टेम सेल जो होता है इसमें पहले आप देखिए लिम्फोसाइट कैसे बन रहा है। ये थोड़ा सेपरेट बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट स्टेम सेल। इससे क्या बनता है, लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट के बाद क्या बनता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोब्लास्ट के बाद क्या बनेगा, लिम्फोसाइट। तो सेल बन गई। इधर आइए, इधर से क्या बनता है, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग कुछ सेल बनेंगे। कॉलोनी फॉर्मिंग जो ब्लास्टोसाइट है उसमें एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E होता है, तो क्या बनाता है, इरिथ्रोसाइट बनाता है। यहाँ तक हमने वहाँ पढ़ा था। अब जो दूसरा पार्ट होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M, यानी जो मेगा कैरियोसाइट है, उससे प्लेटलेट बनेगा। तो ये क्लियर हुआ। अब ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा आपका WBC बनाता है। इसमें क्या आया, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट M, G और M। तो ग्रेनुलोसाइट में क्या आता है, देखो पहले से माइलोब्लास्ट बनेगा, उसके बाद प्रोमाइलोब्लास्ट से ग्रेनुलोसाइट, यानी कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। तो क्या बनेगा, इओसिनोफिल माइलोसाइट, बेसोफिल माइलोसाइट, न्यूट्रोफिल माइलोसाइट। इससे क्या बनने वाला है, न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट, उससे क्या बन जाएगा आपका न्यूट्रोफिल। दूसरे नंबर पे क्या आया, बेसोफिल आया, मेटामाइलोसाइट, इससे क्या बनेगा, बेसोफिल बनेगा, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। इओसिनो वाले से क्या बनेगा आपका, इओसिनोफिल बनेगा। और जो M वाला पोर्शन था उससे क्या बनेगा, मोनोब्लास्ट, फिर प्रोमोनोसाइट, देन मोनोसाइट। तो आपका एक ये और एक ये दोनों क्या है, आपके एग्रेनुलोसाइट है, और ये आपका हो गया न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल जो है वो ग्रेनुलोसाइट है। तीनों एक साथ यहाँ पे बनते हैं। ये हो गया आपका ल्यूकोपोएसिस का कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ। स्टेम सेल से बनते हैं, जाहिर सी बात है। स्टेट सेल क्या है, कमिटेड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। कमिटेड मतलब इससे लिए वो डेडिकेटेड हो जाते हैं। सेल गिव राइज टू ल्यूकोसाइट थ्रू वेरियस स्टेजेज। क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, वही सेम पिक्चर है जो हम लोगों ने लास्ट में अभी इरिथ्रोपोएसिस में देखा था, तो बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख लीजिए, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से था, इरिथ्रोसाइट से ये आपका इरिथ्रोसाइट वाली चेन हो गई, ये कंप्लीट हो चुका है।
ये आपका मेगा कैरियोसाइट आएगा जिससे प्लेटलेट बन जाएगा, और ये G और M बनेगा तो आपका ग्रेनुलोसाइट बनेंगी, वही सेम चीज़ है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और जिस मोनोसाइट से मोनोसाइट बन जाएगा। और इसी में क्या होता है, लिम्फाइड स्टेम सेल अलग से चलती है, लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोसाइट। तो कभी आपको एरिथ्रोपोइसिस पूछा जाए तो आप यहाँ से बनाते हुए यहाँ जा सकते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ से बना सकते हैं, और अगर आपके पास ये ल्यूकोपोइसिस आ गया तो ये सारा पोर्शन जो है जहाँ पे आपका न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये पांचों चीज़ यहाँ बन रही हैं, ये पोर्शन आप उसमें दिखा सकते हैं। ये 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक, फैक्टर नेसेसरी फॉर ल्यूकोपोइसिस, तो ये आपको वहाँ भी लेक्चर में भी बताया गया था, वो हिमेटोपोइसिस के नाम से था। तो हिमेटोपोइसिस का मतलब ये होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों को बनाने में जो हेल्प करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि क्लियर है आपका कि जो वहाँ पे हेल्प करता होगा वो यहाँ पर भी हेल्प करेगा, और वही कंटेंट है, सेम मैटर है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ल्यूकोपोइसिस ल्यूकोपोइसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। 2 शब्द याद रखिएगा। हीमोपोएटिक जो आपका ग्रोथ फैक्टर होता है वो जनरली क्या होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं। तो याद रखिएगा 3, 6 एंड 11, ये मैं आपको बताया था, इसको याद रखिएगा। ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरल्यूकिन 3, 6 एंड 11। दीज हेल्प इन द प्रोलिफरेशन ऑफ प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक सेल, स्टेम सेल। ठीक, उसमें हेल्प करेगा, याद रखिएगा। आगे कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, तो ग्रेनुलोसाइट CSF है, बस नाम याद रखिएगा, पर्याप्त है। ग्रेनुलोसाइट CSF है, तो ये ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट है, CSF GM CSF है, और मोनोसाइट CSF है, इसी को MCSF बोलते हैं। ठीक, सिक्रेट बाय द मोनोसाइट्स एंड एंडोथेलियल सेल। ये क्या है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। ये क्या है, एक्चुअली दीज आर द प्रोटीन विच कॉज द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट बन जाएंगी, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, फिर आगे जो है जिस सेल को प्रमोट कर रही होंगी उनको प्रिकर्सर के रूप में और ज़्यादा इनहेंस करके और हीमोपोइसिस में या ल्यूकोपोइसिस में हेल्प करेंगी। तो ये क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल। तो डब्ल्यूबीसी की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो बेसिक 4 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। पहला क्या है, डायपिडेसिस, दूसरा अमीबॉइड मूवमेंट, तीसरा क्या है, कीमोटैक्सिस, चौथा क्या है, फाइगोसाइटोसिस। 4 तरह का इसका वर्क होता है, डायपिडेसिस, अमीबॉइड मूवमेंट, कीमोटैक्सिस एंड फाइगोसाइटोसिस। तो सबसे पहला क्या है, डायपिडेसिस। डायपिडेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ल्यूकोसाइट इज स्क्वीज्ड थ्रू द नैरो ब्लड वेसल्स। डायपिडेसिस क्या है, स्क्वीजिंग है एक तरीके का। जैसे डब्ल्यूबीसी सर्कुलेशन में उसको टिश्यू तक अगर पहुंचना है तो क्या होगा, वो सर्कुलेशन से बाहर निकलना या फिर सर्कुलेशन में इन करना, दोनों कंडीशन में डब्ल्यूबीसी क्या है, डायपिडेसिस के द्वारा जाता है। बोन मैरेज से सर्कुलेशन में आना है तो विद द हेल्प ऑफ डायपिडेसिस स्क्वीज कर देता है, खुद को सिकोड़ करके उसमें इंटर कर जाता है। ठीक, या फिर अपना उसको सेल से बाहर निकल करके टिश्यू में जाना है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे पोर हैं, अगर उन पोर्स के माध्यम से वो स्क्वीज होते हुए क्या होगा, इसमें आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग डायपिडेसिस बोलते हैं। ठीक, नैरो ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर निकलना हो तो भी डायपिडेसिस का यूज होता है। तो इसका कैरेक्टर है डायपिडेसिस। दूसरे नंबर पे क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा कैसे चलता है, पोडियम बना बना के चलता है, स्यूडोपोडिया। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट शो अमीबिक movement characterized by the protrusion of the cytoplasm and change the shape। ठीक, इस तरह का है। अगर उसको यहाँ जाना है तो क्या होगा, वो ऐसे बनाएगा रूप अपना, फिर और आगे जाना है तो फिर वो ऐसे कर लेगा, फिर धीरे धीरे वो मूवमेंट में चलता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबिक मूवमेंट। ठीक, ये हो गया। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मतलब केमिकल ऐसे रिलीज होना जिससे क्या हो, डब्ल्यूबीसी उसके तरफ अट्रैक्ट हो, उसकी तरफ जाए। तो जब भी कुछ इंजरी होगी, कोई पैथोजन आएगा तो वहाँ पे क्या होता है, विशेष प्रकार के केमिकल निकलेंगे, उन केमिकल के द्वारा डब्ल्यूबीसी वहाँ पे एकत्रित होने लगते हैं, एक्युमुलेशन होने स्टार्ट हो जाता है। कीमोटैक्सिस इज द अट्रैक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी टुवर्ड द इंजर्ड टिश्यू बाय केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज एट द साइट ऑफ द इंजरी।
जो भी इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन होता है या फिर कोई वुंड बन जाए तो वहाँ पे कुछ केमिकल निकलते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से वो केमिकल हैं। तो उससे क्या होता है, WBC वहाँ पे अट्रैक्ट होता है, वहाँ पे एक्युमुलेट होगा। तीसरा कैरेक्टर है। चौथे नंबर पे अट्रैक्ट करके अब क्या होगा, फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, याद रखिएगा। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट इनगल्फ द फॉरेन बॉडी बाय द मींस ऑफ फैगोसाइटोसिस। दो शब्द आता है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। तो कोई दूसरा फॉरेन अगर बॉडी है तो उसको क्या होगा, न्यूट्रोफिल वगैरह क्या करेंगी, आएंगी, उसको घेर लेंगी और घेर करके क्या करेंगी, नेक्स्ट स्टेप में उसको अपने अंदर रख लेंगी, अंदर रख करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी या हाइड्रोलाइज कर देंगी। ठीक, तो ये प्रोसेस जो है, ये 4 कैरेक्टर होते हैं। तो याद रखिएगा, डायपिडेसिस, अमीबिक मूवमेंट, कीमोटैक्सिस एंड फैगोसाइटोसिस, इट इज द कैरेक्टर ऑफ WBC। ठीक, या प्रॉपर्टीज ऑफ द WBC सेल। फंक्शन ऑफ द WBC सेल, यानी व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, या पांचों का फंक्शन अलग अलग देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा। WBC प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। WBC किसमें हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में। These cells protect the body from the invading organism or foreign body either by the destroying them or inactivating them। तो चाहे उनको डिस्ट्रॉय कर दें, चाहे उनको इनएक्टिवेट कर दें, इसी के द्वारा क्या है, WBC कार्य करती है। तो सबके कार्य करने का तरीका अलग होगा, जाहिर सी बात है। तो सबके कार्य करने का तरीका अलग है, तो हम देखते हैं वो कौन कौन से तरीके को वह यूज करता है। तो सबसे पहले क्या आता है, हम ग्रेनुलोसाइट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, न्यूट्रोफिल। फर्स्ट विच वन, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी अलोंग विद द मोनोसाइट। मोनोसाइट भी जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे ब्लड में जैसी एंट्री करता है, सबसे पहले कौन जाएगा, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। तो अभी हम न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल किसके साथ जाएगा, मोनोसाइट के साथ, एंड प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस यानी पहला जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारा, किसके द्वारा मिलता है, न्यूट्रोफिल के द्वारा एंड मोनोसाइट्स के द्वारा। द न्यूट्रोफिल आर द फ्री सेल इन द बॉडी एंड वैंडर फ्रीली थ्रू द टिश्यू एंड प्रैक्टिकली नो पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्पेयर्ड बाय दीज ल्यूकोसाइट। कोई भी ऐसा पार्ट हमारे इस बॉडी में नहीं है जहाँ पे न्यूट्रोफिल नहीं जाता है। पूरे होल बॉडी में जाकर के एवरी सेल के पास यह पहुंच सकता है और वहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अब वो कैसे करेगा देखते हैं। कुछ सबस्टांसेस हैं, सबस्टांसेस प्रेजेंट इन द ग्रेन्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूट्रोफिल। इन सबस्टांसेस की हेल्प से क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा या इनएक्टिवेट करेगा। ग्रेन्यूल्स ऑफ द न्यूट्रोफिल कंटेन एंजाइम लाइक, क्या है, प्रोटीएजेज। कोई भी बैक्टीरिया वायरस होगा तो उसकी जो सेल वॉल होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी, मतलब सेल मेम्ब्रेन ही होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, उसमें प्रोटीन जरूर होगा। तो प्रोटीन होगा तो प्रोटीन को ये क्या करेगा, पचा देगा। और भी बारी सारी चीजें हैं तो खत्म हो जाएंगी। माइलोपेरोक्सीडेज होगा, इलास्टेज होगा और मेटेलोप्रोटीनेजेज होगा। तो इनकी सहायता से क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वह डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको पूरा क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर देगा। एक तरीके का क्या है, एंजाइम है ये। और कैसे एंजाइम है, दीज आर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये उसको डिस्ट्रॉय करेगा। द ग्रेन्यूल्स आल्सो कंटेन एंटीबॉडी। इन्हीं ग्रेन्यूल्स में कुछ एंटीबॉडी भी होती है, एक तो डिस्ट्रॉय कर दिया, बाकी फाइट भी करेंगे। तो एंटीबॉडी लाइक पेप्टाइड कॉल्ड कैथलीसिडिन्स, कैथलीसिडिन्स एंड डिफेंसिस। ये दो याद रखिएगा, कैथलीसिडिन्स एंड डिफेंसिन्स। ये दो क्या है, एंटीबॉडी हैं हमारे, जो कि न्यूट्रोफिल के अंदर होते हैं। विच आर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स आर एक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियल और फंगाई। तो कोई भी एंटी माइक्रोबियल है ये, तो बैक्टीरिया फंजाई हमारे अंदर आता है तो न्यूट्रोफिल उस पर एज ए एंटीबॉडी उस पर भी रिएक्ट करते हैं। ठीक, मेम्ब्रेन, आप देखो मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूट्रोफिल कंटेन एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, NADPH ऑक्सीडेज, NADPH ऑक्सीडेज। डाईहाइड्रोनिकोटिनामाइड
एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ऑक्सीडेज, इतना बड़ा इसका नाम है, NADPH ऑक्सीडेज, डाइहाइड्रोनिकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ऑक्सीडेज। ये कौन से हैं? एंजाइम है। इस एंजाइम की सहायता से देखिए क्या करता है, इट इज एक्टिवेटेड बाय द टॉक्सिक मेटाबोलाइट रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड टिश्यू। इन्फेक्टेड टिश्यू से जो भी टॉक्सिन्स निकलेंगे उससे क्या होता है, NADPH ऑक्सीडेज एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट होने के बाद करता है, क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैक्टीरियोसाइडल एक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल, बैक्टीरिया को खत्म कर देना। बैक्टीरियोसाइडल एक्शन जो है न्यूट्रोफिल किसके द्वारा शो करता है, NADPH ऑक्सीडेज। ऑल दी सब्सटेंसेस जो ऊपर का हम लोगों ने पढ़ा, ऑल दी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ग्रेन्यूल्स एंड सेल मेम्ब्रेन मेक द न्यूट्रोफिल अ पावरफुल एंड इफेक्टिव किलर मशीन। ठीक, ये अच्छा काम कर पाता है क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस एंजाइम भी रखा है, एंटीबॉडीज भी बना रहा है, और जो है बैक्टीरियोसाइडल भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, और एंटी माइक्रोबियल भी है। इसे ये यहाँ तक हो गया डायरेक्ट इसका काम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल आइसोसिक्रीट प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, PAP, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट कहाँ हेल्प करेगा, फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, यानी कि हीमोस्टेसिस में, ब्लड क्लॉटिंग हेल्प करेगा। विच इज अ साइटोकाइन, इट एक्सलेट द एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट ड्यूरिंग द इंजरी टू द ब्लड वेसल रिजल्टिंग इन द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सेस ब्लड लॉस। ब्लड लॉस, जैसे मान लीजिए वेन जा रही है, आर्टरी जा रही है, यहाँ से कट गई, या फिर हमें चोट लग गया, अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसी न्यूट्रोफिल, चूंकि फर्स्ट लाइन डिफेंस है, एवरी सेल में होता है, तो क्या करेगा वो यहाँ पे PAP रिलीज, PAF प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर रिलीज करेगा। प्लेटलेट आकर के यहाँ पे क्या होगा, एडहेयर होना शुरू करेंगे और प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल, अब काम कैसे करेगा। तो देखिए, न्यूट्रोफिल आर रिलीज इन द लार्ज नंबर एट द साइट ऑफ द इंफेक्शन फ्रॉम द ब्लड। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा नंबर में है भी, और जहां भी इंफेक्शन होगा, चूंकि फर्स्ट लाइन डिफेंस में आते हैं, इसलिए वहां पे पहुंचेंगे। एट द सेम टाइम न्यू न्यूट्रोफिल आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोजेनेटर सेल, उसी समय और न्यूट्रोफिल बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल द न्यूट्रोफिल मूव बाय द डायपिडेसिस टुवर्ड द साइट ऑफ इंफेक्शन ड्यू टू कीमोटैक्सिस। जहां पे इंफेक्शन है वहां पे कीमोटैक्सिस इसकी प्रॉपर्टी है, वहां पे जो भी केमिकल निकलेगा उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा, और वो कैसे पहुंचेगा वहां तक, विद द हेल्प ऑफ डायपिडेसिस। सर्कुलेशन में है, सर्कुलेशन से आपको इन्फेक्टेड साइड पे पहुंचना है, तो यहां से यहां एंट्री करने के लिए ये कौन सा प्रोसेस यूज करेगा, विद द हेल्प ऑफ डायपिडेसिस, स्क्वीज करेगा अपने आप को और इंटर कर जाएगा सेल्यूलर कंटेंट में। ठीक, कीमोटैक्सिस ऑकर ड्यू टू द अट्रैक्शन बाय द सम केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड कीमो अट्रैक्टेंट। ये कीमोटैक्सिस क्यों होगा, क्योंकि कीमो अट्रैक्टेंट वहां पे होंगे। और हमने पढ़ा था WBC का 4 जो कैरेक्टर है, उसमें सबसे पहला क्या था, डायपिडेसिस था, अमीबॉइड मूवमेंट था, कीमोटैक्सिस भी था उसी में। तो कीमोटैक्सिस क्या था, कीमो अट्रैक्टेंट होता है, वो उसकी तरफ जाएगा। which are released from the infected area. After reaching the area, the neutrophils surround the area and get adhered to the infected tissue. वहाँ पे जाकर के वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ से कीमो अट्रैक्टेंट निकल रहे हैं और कीमोटैक्सिस के थ्रू वहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक, अब वहाँ पहुँच गया तो क्या होगा, कीमो अट्रैक्टेंट इंक्रीज द एडिशन एडेसिव नेचर ऑफ द न्यूट्रोफिल, एडेसिव नेचर को बढ़ा देंगे, वहां चिपकने की या गैदरिंग की इसकी क्षमता को बढ़ा देंगे। ये जैसे ही बढ़ा देंगे फिर क्या होगा, सो दैट ऑल द न्यूट्रोफिल बिकम स्टिकी एंड गेट अटैच्ड फॉर्मली टू द इन्फेक्टेड एरिया। इन्फेक्टेड एरिया में क्या होगा, वहां पे ये न्यूट्रोफिल जो है क्या हो जाएंगे, एडहेयर हो जाएंगे। ईच न्यूट्रोफिल कैन होल्ड अबाउट 15 to 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए टाइम। एक न्यूट्रोफिल जो है अपने पास में कम से कम 15 से 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैच कर सकता है। नाउ द न्यूट्रोफिल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इन्वेडर्स, उसको फिर वो
हाइड्रोलिसिस के द्वारा उसको नष्ट करने लगेगा। फर्स्ट दिस सेल इनगल्फ द बैक्टीरिया एंड देन डिस्ट्रॉय देम बाय मींस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका होगा जिससे न्यूट्रोफिल कार्य करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है रिस्पायरेटरी ब्रस्ट का। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? रिस्पायरेटरी ब्रस्ट। रिस्पायरेटरी ब्रस्ट होता है जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे जब न्यूट्रोफिल पहुँचते हैं तो एक प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया के बारे में हम जान लेते हैं। तो थोड़ा बहुत जानना चाहिए ताकि जिससे आप इम्यूनिटी को समझ पाएँ अच्छे से। तो सबसे पहले क्या है रिस्पायरेटरी ब्रस्ट? रिस्पायरेटरी ब्रस्ट इज अ रैपिड इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस बाय द न्यूट्रोफिल एंड अदर फैगोसाइटोटिक सेल। यानी कि जब वो फैगोसाइटोसिस स्टार्ट होती है तो अचानक से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADPH ऑक्सीडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेना। जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो किसके अंतर्गत होता है? न्यूट्रोफिल के अंदर है। ड्यूरिंग द रिस्पायरेटरी ब्रश द फ्री रेडिकल ऑक्सीजन इज फॉर्म। O2 बनता है और 2O2 कंबाइन विद द 2 हाइड्रोजन क्या बना लेगा? H2O2 बन जाएगा। H2O2 हमको पता है क्या होता है, ये पोटेंट बैक्टीरियोसाइडल है। और H2O2 से हम लोग क्या करते हैं? वुंड का सफाई भी करते हैं। तो ये आप जानिए कि सेल के अंदर ही बन रहा है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोथ ऑक्सीजन एंड H2O2 आर द ऑक्सीडेंट हैविंग द पोटेंट बैक्टीरियोसाइडल एक्शन। ठीक, ये जो बनेगा सेल के अंदर ये क्या करेगा? वह बैक्टीरिया का साइडल एक्शन बढ़ जाएगा और इस प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और या ऑक्सीजन ब्रस्ट होता है। आप ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन और आपका O2 H2O2 ये दोनों बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? आपका ऑक्सीजन ब्रस्ट बोल रहे हैं। रैपिड इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। बहुत जल्दी से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उससे H2O2 बनता है और ऑक्सीजन अपने आप में भी फ्री रेडिकल होता है। तो यह भी क्या करता है? एक तरीका ऑक्सीडेंट है और ऑक्सीडेंट है तो ये भी बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। तो इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी ब्रस्ट। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको ये समझिएगा यह इम्यूनिटी का ही पार्ट है, आप कहीं और उसको रिस्पायरेशन से मत जोड़ लीजिएगा। ठीक है, किसका पार्ट है? ये इम्यूनिटी का पार्ट है। और किस में होता है? न्यूट्रोफिल में होता है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल के अंदर ही हो रहा है। किस काम के लिए हो रहा है? बैक्टीरियोसाइडल एक्शन के लिए हो रहा है। और कब होता है? जब आपका कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए पस एंड पस सेल। दो चीजें, जब भी भाई कोई चोट वोट लगती है तो वहाँ पे जब WBC और फाइट होगा और एंटीबॉडीज वहाँ रहेंगी तो वहाँ पे लिक्विफिकेशन होता है, तो कुछ पस सेल होता है और कुछ पस भी बनता है। तो वो देखिए क्या होता है। पस इज द व्हाइटिश येलो फ्लूइड। पस क्या है? व्हाइटिश येलो फ्लूइड है फॉर्म इन द इन्फेक्टेड टिश्यू बाय द कंपोनेंट, देखिए बाय द डेड WBC, बैक्टीरिया एंड फॉरेन बॉडी एंड सेलुलर डेब्रीज, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल, बैक्टीरिया और अदर फॉरेन बॉडीज एंड सेलुलर डेब्रीज। द डेड WBC इज कॉल्ड पस सेल। पस सेल किसको बोल रहे हैं हम लोग? डेड WBC को हम लोग क्या बोलते हैं? पस सेल। और जो आपका पस होता है उसमें डेड WBC भी होगा, बैक्टीरिया भी होगा, फॉरेन बॉडी होगा, सेलुलर डेब्रीज भी होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो पस और पस सेल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द बैटल अगेंस्ट द बैक्टीरिया मेनी WBC किल्ड बाय द टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी मारेगा, केवल अकेले आप ही तो नहीं मारेंगे। द डेड सेल आर कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया। तो जो भी WBC वगैरह मरेंगे वो क्या होगा? जो इन्फेक्टेड एरिया उसके बीच में होंगे, फिर धीरे धीरे उसका एक ओपनिंग बनता है और यहाँ से पस डिस्चार्ज होता है। The dead cell together with the plasma leaked from the blood vessel, liquefied tissue cell and RBC escape from the damaged blood vessel, capillaries constitute the pus। तो ये पस का आपका बेसिक क्या हो गया? पार्ट हो गया, कंपोनेंट हो गया। तो ये आपका तैयार होना चाहिए। क्योंकि कब बन रहा है हम इसलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि केवल न्यूट्रोफिल से रिलेटेड नहीं है, सारी WBC इसमें इन्वॉल्व होंगी पस और पस सेल बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या है? अब इसके बारे में अब देखते हैं। ये रहा
Eosinophil play an important role in the defense mechanism of the body against the parasite. याद रखिएगा eosinophil क्या है, पैरासाइट के अगेंस्ट ज्यादा अच्छे से कार्य करता है. क्या कर रहा है, ड्यूरिंग parasite infection there is a production of a large number of eosinophil which move toward the tissue affected by the parasite. तो जहां पे पैरासाइट होगा वहां पे अधिक संख्या में eosinophil पहुंचेंगी. eosinophil count increases also during the allergic disease like asthma. एक कंडीशन ये भी वहां भी बढ़ेगा. eosinophil responsible for the detoxification, disintegration and removal of the foreign protein. तो ये इसका ये काम है. काम कैसे करेगा ये देखते हैं. mechanism of action of eosinophil. Eosinophil are neither markedly motile nor phagocytic like the neutrophil. neutrophil से थोड़े से अलग है, इनमें उतना मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, some of the parasite are larger in size. Still eosinophil attack them by the some special type of cytotoxic substances present in their granule. कुछ खास तरह के ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वह इयोसिनोफिल में पाए जाते हैं, उसके द्वारा ये पैरासाइट पे हमला करता है. When released over the invading parasite from the granule, these substances become lethal and destroy the parasite. एक बार इसके शरीर से बाहर निकलता है तो फिर क्या होगा, वह जा करके सीधा आपको पैरासाइट्स जो हैं डिस्ट्रॉय कर देता है पैरासाइट को. The lethal substances present in the granule of the eosinophil and released at the time of exposure to the parasite foreign proteins are. कोई भी पैरासाइटिक फॉरेन प्रोटीन है उसके अगेंस्ट ये रिलीज होगा और रिलीज होकर के उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा. तो ये इसका तरीका है पैरासाइट के अगेंस्ट काम करने का. अब देखिए क्या क्या हो सकता है कि कौन कौन से केमिकल हैं. देखिए क्या रिलीज करता है. सबसे पहले क्या है, इयोसिनोफिल परऑक्सीडेज. This enzyme is capable of destroying the helminths. हेलमिंथीज जो वर्ग होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हेलमिंथीज या वर्म जो होते हैं, हेलमिंथीज बैक्टीरिया एंड ट्यूमर, ये इसको किसके द्वारा नष्ट करता है, इयोसिनोफिल परऑक्सीडेज के द्वारा विद द हेल्प ऑफ. मेजर बेसिक प्रोटीन एक होता है एमबीपी. इट इज अ वेरी एक्टिव अगेंस्ट द हेलमिंथीज. ये भी हेलमिंथीज को खत्म कर रहा है. इट डिस्ट्रॉय द पैरासाइटिक वर्म बाय द कॉजिंग डिस्टेंशन एंड डीअटैचमेंट. उसमें बलूनिंग करेगा, उसके बाद उसको डीअटैच कर देगा ऑफ द टेगमेंटल शीट. स्किन लाइक जो कवरिंग उसकी तो उसको उससे अलग कर देता है और जिससे उसकी डेथ हो जाती है, स्थान से वो मूव कर जाते हैं. इयोसिनोफिल कैटेलिक कैटेनोनिक प्रोटीन ईसीपी क्या होता है, दिस सबस्टांसेस इज द मेजर डिस्ट्रॉयर ऑफ द हेलमिंथीज एंड अबाउट 10 टाइम मोर टॉक्सिक देन एमबीपी. It destroys the parasite by the means of complete disintegration. Disintegration क्या है, अगर उसका सेल का इस तरह का स्ट्रक्चर है उसको जगह जगह से ब्रेक कर देगा. ब्रेक करने से क्या होगा, हेलमिंथीज वो मर जाएगा. इट इज ऑल्सो जो न्यूरोटॉक्सिक, जो उसका नर्वस सिस्टम होगा हेलमिंथीज का, ये उसको भी नष्ट कर देगा. ये कॉन्सेप्ट हुआ. आगे चलें. Eosinophil derived neurotoxin, सेम चीज है. इट डिस्ट्रॉय द नर्व से फाइबर, पर्टिकुलरली द माइलिनेटेड नर्व फाइबर. ये नष्ट करेगा उसका. हेलमिंथीज जो भी पैरासाइट होगा, हेलमिंथीज हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है. साइटोकाइनिन्स तो आपको पता ही, साइटोकाइनिन्स आर इंटरल्यूकिन्स जैसे होते हैं. एंड इंटरल्यूकिन 5 एक्सेलरेट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय द एक्टिवेटिंग इयोसिनोफिल. साइटोकाइनिन क्या करते हैं, इयोसिनोफिल को एक्टिवेट कर देते हैं. दिस साइटोकिन आइसो किल द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म. ये बेसिक काम है उसका. साइटोकाइनिन बार बार आएगा, इसको याद रखिएगा. तीसरे नंबर पे क्या आता है, बेसोफिल. बेसोफिल क्या होता है, बेसोफिल भी क्या करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल इन द हीलिंग प्रोसेस. सो द नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस. इनका नंबर कब बढ़ता है, जब हीलिंग स्टार्ट होती है. कोई घाव है, चोट लगी है, अब उसका जब हीलिंग हो रहा है उस समय क्या होता है, बेसोफिल अधिक संख्या में बढ़ते हैं. बेसोफिल आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी और एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ये इसी को एलर्जी बोलते हैं. दिस इज एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर ऑफ आईजीई इन द बेसोफिल मेम्ब्रेन. तो आईजीई चूंकि इयोसिनोफिल है तो उसमें क्या होता है आपका, उसके रिसेप्टर होते हैं. तो क्या होगा, बेसोफिल मेम्ब्रेन में रहते हैं तो उससे क्या होगा, उसकी संख्या बढ़ेगी. ठीक है.
बेसोफिल प्ले आल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन द एलर्जी और एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिस पर एलर्जी होता है, अस्थमा होता है, कभी कोई जैसे स्नैक बाइट हो या फिर कोई मधुमक्खी काटे, है ना, बी वगैरह काटे, ऐसे में कोई कीड़ा काट ले तो उस समय क्या एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, उस समय भी बेसोफिल ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक, मैकेनिज्म कैसे है? फंक्शन ऑफ द बेसोफिल एक्सिक्यूटेड बाय द रिलीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर ग्रेन्यूल सच एज, पहला क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग। जब भी हीलिंग की प्रोसेस या मान लीजिए चल रही है तो वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हुई रहेगी, ब्लड की क्लॉटिंग तो मान लीजिए ब्लीडिंग रोक रहा होगा वो, तो ऐसे में क्या होगा, हीलिंग के दौरान क्या होगा, अगर वो क्लॉट पहले गलाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा वो पूरे वेन में बढ़ सकता है, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह इस तरह कंडीशन हो सकती है। तो डीपीटी से बचाने के लिए क्या होता है, वहाँ पे नेचुरल ये एंटीकोगुलेंट होता है, हिपेरिन होता है। तो हिपेरिन से क्या होता है कि यह ब्लड क्लॉटिंग को, इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, जिससे एक हेल्प मिलती है। आगे चलें, हिस्टामिन स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस, ब्रेडिकाइनिन एंड सीरोटोनिन। These substances produce the acute hypersensitivity reaction by the causing the vascular tissue responses. ये proteases and myeloperoxidases. These enzymes destroy the microorganism. Good, साइटोकाइनिन यहाँ भी आ गया, इंटरल्यूकिन 5 है, वहाँ 4 है, वहाँ पे 5 था, याद रखिएगा। ये भी इन्वेडिंग जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस होते हैं उस पर हमला करते हैं। आगे देखते हैं, मास्ट सेल। मास्ट सेल का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता है, देख लीजिए यहीं पे। मास्ट सेल इज अ लार्ज टिश्यू सेल रिजेंबलिंग द बेसोफिल। जनरली मास्ट सेल आर फाउंड along with the blood vessel and are prominently seen in the area such as skin, mucosa of the lungs, digestive tract, mouth, conjunctiva and nose। जो डायरेक्ट एक्सपोजर में रहते हैं, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट जो कांटेक्ट में हमारा पार्ट है, वहाँ पे क्या है, मास्ट सेल की संख्या ज़्यादा होती है। दीज सेल यूजुअली डू नॉट इंटर द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते हैं, लेकिन क्या होता है, यह जो है अपना जो जैसे म्यूकोसा वगैरह है वहाँ पे पाए जाते हैं। ओरिजिन क्या है, मास्ट सेल डेवलप्ड इन द बोन मैरो। ये भी कहाँ से बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। But their precursor cells are different. After the differentiation, the immature mast cell enters the tissue. टिश्यू के अंदर चले जाएंगे। मैच्योरेशन ऑफ मास्ट सेल टेक प्लेस ओनली आफ्टर द इंटरिंग। तो पहले बनेगा, फिर टिश्यू में चला जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे यह मैच्योरेशन को प्राप्त करेगा, मैच्योर हो जाएगा, लेकिन ये सर्कुलेशन में नहीं आता है। तो आप पार्ट देखिए कहाँ कहाँ पे है, स्किन है, म्यूकोसा है, लंग्स का म्यूकोसा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का है, माउथ है, कंजक्टिवा है, नोज है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हजारों बैक्टीरिया वायरस आते रहते हैं, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के टच में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहाँ मास्ट सेल ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये भी बेसोफिल के जैसा ही आपको प्रोटेक्शन देते हैं। फंक्शन क्या है, मास्ट सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोड्यूसिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक एलर्जी एंड एनाफाइलेक्सिस। तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो वहाँ पे मास्ट सेल की संख्या बढ़ी रहती है। When activated, the mast cell immediately release various chemical mediator from its granule into the interstitium. Two type of substances are secreted by the mast cell. पहला क्या है, pre-formed mediator, दूसरा है newly generated। तो pre-formed जो पहले से बने हुए हैं। These substances are already formed in the and stored in the secreted granule. These substances are histamine, ये सब याद रखिए, हिस्टामिन, हिपेरिन, सीरोटोनिन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोग्लाइनेंस एंड कॉन्ड्रिटीन सल्फेट्स। ये क्या है, पहले से मेडिएटर बने हुए हैं। ये मास्ट सेल एक तरीके से, उसे मास्ट सेल से निकलने वाले केमिकल हैं। दूसरा क्या है, न्यूली जनरेटेड, वो जैसे रिएक्शन शुरू होगा तो नया नया भी तुरंत बनेगा। दीज सब्सटेंसेस आर एब्सेंट इन द मास्ट सेल ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड बट आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग द एक्टिवेशन। दीज सब्सटेंसेस आर arachidonic acid derived such as leukotriene, LCT, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइन। तो ये क्या है, जनरली क्या है, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। चौथा है आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट के साथ क्या शब्द याद किए थे हम लोग, लार्जेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल है कौन सा, एमॉन्ग द ल्यूकोसाइट।
तो सबसे बड़ी जो है WBC क्या है, मोनोसाइट है। लाइक न्यूट्रोफिल, हमने याद किया था न्यूट्रोफिल मोनोसाइट के साथ ही पहुंचती है। तो न्यूट्रोफिल मोनोसाइट आर द मोटाइल एंड फैगोसाइटिक इन नेचर, दीज सेल वैंडर फ्रीली थ्रू आउट द टिश्यू ऑफ द बॉडी। पूरे शरीर में मोनोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक। Monocytes play important role in the defense by of the body along with the neutrophil. These leukocytes provide the first line of defense. कहाँ याद किए थे हम लोग, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये देते हैं। मोनोसाइट सीक्रेट क्या है, इंटरल्यूकिन 1, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, MCSF और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो इससे क्या होगा, क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ये और ज़्यादा स्टिमुलेशन में हेल्प करेगा, कॉलोनी और बनेंगे, और ज़्यादा WBC का फॉर्मेशन होगा। इंटरल्यूकिन भी इसी तरह का कार्य करता है। क्या है, हीमेटिक होते हैं ये सब, ठीक है। अब इनके काम करने का तरीका देख लेते हैं। मोनोसाइट आर प्रिकर्सर ऑफ द टिश्यू मैक्रोफेजेज। सही बात है, जितने टिश्यू मैक्रोफेजेज हैं वो क्या है, मोनोसाइट से ही बनते हैं। मैच्योर मोनोसाइट स्टे इन द ब्लड only for few hours. Afterward, these cell enter the tissue from the blood and become the tissue macrophages. टिश्यू मैक्रोफेजेज बन जाएंगे। कुछ फेमस मैक्रोफेजेज क्या हैं वो देख लीजिए। पहला कफर सेल है इन द लीवर, एल्विलर मैक्रोफेज इन द लंग्स एंड मैक्रोफेजेज इन द स्प्लीन। ये कफर सेल बहुत फेमस है, याद रखिएगा, कफर या कुफर सेल पढ़ा जाता है, लीवर में पाया जाता है, एक तरह का मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज है कहाँ से आया, एक्चुअली ये मोनोसाइट से आया है, ये याद रखिएगा। आगे चलें। देन आया लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होता है, 5th नंबर वाला है। लिम्फोसाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी। जाहिर सी बात सब कर रहे हैं। फंक्शनली लिम्फोसाइट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। इसकी चर्चा हुई थी अभी बताते समय लास्ट लेक्चर में। T lymphocyte responsible for the cellular immunity and B lymphocyte is responsible for the humoral immunity, ठीक। तो इतना याद रखिएगा, इतना हमने उसका टाइप भी पढ़ लिया और उसके कैसे कार्य करता है वो पढ़ लिया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या ब्रीफ जो है उसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया है। इम्यूनिटी जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी भी आएगा, इम्यूनिटी भी आएगा। देन ये कैसे WBC हमको हेल्प करता है और कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी से हमें बहुत सारी डिजीज भी होती है, उसके बारे में हम लोग वहाँ देखेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।